निगल लिया तारा। C1 जंगल। खंड 3 अध्याय 1 जंगल। जियांगनान शहर के उत्तरी भाग से कुछ 100 मील दूर एक सैन्य शिविर था। रंबल। ट्रेन धीरे धीरे सैन्य क्षेत्र के स्टेशन पर रुकी। पूरी तरह से हथियारों से लैस लड़ाके, कुल 20 की संख्या में, एक एक करके ट्रेन से उतरे। इन 20 लोगों ने स्वाभाविक रूप से 4 दस्ते बनाए। लुओ फेंग। आमतौर पर जब हम लड़ाके राक्षसों का शिकार करने के लिए बाहर जाते हैं, तो हम फिर से आपूर्ति करने के लिए सैन्य क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। चेंगू ने उसके सामने इशारा किया, जहां एक लंबा स्टील टॉवर जो लगभग 50 या 60 मीटर ऊंचा था। इस टॉवर को देखें। पूरे चीन और यहां तक कि दुनिया भर में सेना जंगल के एक विशेष क्षेत्र को काटती है ताकि लड़ाकू विमानों को आराम करने और फिर से आपूर्ति करने के लिए आधार के रूप में काम किया जा सके। इन पुनः आपूर्ति वाले स्थानों को इन प्रकाश स्तंभों से चिन्हित किया गया है। दूसरे शब्दों में, ये हम सेनानियों को घर का रास्ता दिखाता है। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। सैन्य क्षेत्र में पुनः आपूर्ति अड्डे में एक भव्य छोटी इमारत थी जिसका वातावरण अच्छा था। फायर हैमर स्क्वाड, आप लोग आराम करने के लिए #A6 पर रुकेंगे। बेस के एक अधिकारी ने फायर हैमर स्क्वाड के कप्तान गाओ फैंग को एक चाबी दी। उन्होंने हंसते हुए उसके कंधे को थपथपाया। ओल्ड गाओ, इस बार आप कब तक शिकार करने की योजना बना रहे हैं? यदि आपको कभी कुछ अच्छा मिलता है, तो उसे मेरे भूमिगत गठबंधन को बेचने के लिए आपका स्वागत है। मैं तुम्हें अच्छी कीमत अवश्य दूंगा। हालांकि यहाँ के अधिकांश कर्मचारी सैन्य वर्दी पहने हुए थे। वास्तव में, अधिकांश सेवा कर्मचारी डोजो ऑफ लिमिट्स, थंडर डोजो, सरकार की सेना और भूमिगत गठबंधन से आए थे। यद्यपि वे वहां सेवा करने के लिए आए थे, फिर भी वे राक्षसों से प्राप्त बहुमूल्य सामग्रियां भी सेनानियों से खरीदते हैं। हाँ हाँ, जरूर, गाओ फैंग हंसे। जल्दी करो और लोगों के लिए हमारे लिए दोपहर का भोजन बनाने की व्यवस्था करो। पुनः आपूर्ति का आधार इतना बड़ा नहीं था। E6 वहां पर फायर हैमर दस्ते को तुरंत E6 का प्रतिनिधित्व करने वाली छोटी 3 मंजिला इमारत मिल गई। चाबी एक चिप के रूप में थी। दरवाजे पर चाबी सरकाने के बाद वह खुल गया। इससे पहले कि फायर हैमर दस्ता पुनः आपूर्ति आधार छोड़ दे, भवन का स्वामित्व उनका हो जाता है। थोड़ी देर लेटकर सोऊंगा, कल रात ठीक से नींद नहीं आई। चेंगू ने अपने 2 धातु के बक्से नीचे रखे और सोफे पर कूद गया। उसने अपना शरीर सोफे पर फैलाया और आराम से बैठ गया। यदि आप आराम करना चाहते हैं तो अभी आराम करें, हम आज रात आधिकारिक तौर पर प्रस्थान करेंगे। उस समय आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी, कप्तान गाओ फैंग ने आदेश दिया। समझा। स्पीयर, झांके और ट्विन मून स्किमिटर भाई जवाब में हंसे, क्योंकि वे नियमों के बारे में बहुत पहले से जानते थे। आज रात को प्रस्थान। लुओ फैंग आश्चर्यचकित था। लुओ फैंग, क्या तुम मौसम पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो? ये सितंबर का अंत है, जो वर्ष का सबसे गर्म समय है। दिन के मध्य में कुछ 100 किलोग्राम मूल्य की चीजें लेकर भागना। चाहे आप कितना भी पानी लाएं, वह पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए आप केवल नदी से ही पी सकते हैं। चेंगू ने लुओ फैंग की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, क्या रात के दौरान दौड़ना बेहतर नहीं है? और इससे पानी की बचत होती है। लुओ फैंग अजीब तरह से हंसे। हालांकि उन्होंने कई पोस्ट पढ़ी, लेकिन उन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ। लुओ फैंग की नजर खिड़की से गुजरी और उसने पुनः आपूर्ति करने वाले बेस में किसी को देखा। भाई चेन, देखो, क्या वह झांग जीहू नहीं है? उस समय झांग जीहू का शरीर पट्टियों से ढका हुआ था और रेत की बोरियों पर खून के निशान थे, जिससे स्पष्ट रूप से पता चल रहा था कि वह घायल हो गया था और पुनः आपूर्ति बेस में ठीक हो रहा था। चेंगू ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। हाँ, वह झांग जीहू है। हे! चेंगू दरवाजे तक गया और खुशी से चिल्लाया, माउंटेन टाइगर, क्या हुआ? क्या आप पिछली बार ठीक नहीं थे? फिर पलक झपकते ही आप इतनी घायल कैसे हो गईं? झांग जीहू, जो बाहर टहल रहा था और अपने साथियों के साथ बातचीत कर रहा था, उसने अपना सिर घुमाया और दरवाजे पर चेंगू और लुओ फैंग को देखा। वह इतना क्रोधित हो गया कि उसके दांतों में खुजली होने लगी, और जैसे ही उसका गुस्सा भड़क उठा, उसने जोर से मजाकिया जवाब दिया, फायर कैनन चेन, आपका फायर हैमर दस्ता एक विशिष्ट दस्ता है, तो आप एक नौसिखिया को कैसे ले आए? हाँ, मुझे यकीन है कि आपकी पूरी टीम उस बोझ से दब जाएगी। संभ्रांत दस्ते आमतौर पर नौसिखियों को लाने के इच्छुक नहीं होते हैं, क्योंकि भले ही नौसिखिया की शारीरिक फिटनेस अच्छी हो, बिना किसी अनुभव के, वह महत्वपूर्ण क्षणों में गड़बड़ी कर सकता है, जिससे अनुभवी सदस्य गड़बड़ कर सकते हैं। झांग जीहू और चेंगू ने कुछ अपमान का आदान प्रदान किया, लेकिन कप्तान ट्विन हैमर गाओ फैंग के चिल्लाने के कारण झांग जीहू चुप हो गए। हालांकि वह कभी कभी चेंगू के साथ बहस करने के लिए काफी बहादुर था, लेकिन उसने गाओ फैंग के साथ बहस करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि
गाओ फैंग ठंडे हथियारों का उपयोग करता है जबकि चेंग गू गर्म हथियारों का उपयोग करता है। गर्म हथियारों के साथ भले ही आप शीर्ष पर पहुंच जाएं, आप केवल शुरुआती सरदार स्तर तक ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि बंदूक जैसे गर्म हथियार आमतौर पर केवल निम्न स्तर के कमांडर स्तर के राक्षसों को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। झांग जीहू सरदार रैंक के बहुत करीब थे। तारानकन 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 तारानकन, विश्वास नहीं हो रहा कि लुओ फेंग फायर हैमर दस्ते में शामिल हो गया। झांग जीहू अपने साथियों के साथ सड़क पर चल रहा था। उसके मुंह से अभी भी गाली निकल रही थी। मैंने सोचा था कि वह एक नियमित दस्ते में शामिल हो जाएगा। इस तरह मैं उसे बेरहमी से सबक सिखा सकता हूं ताकि उसे मेरे साथ खिलवाड़ करने के परिणामों का पता चल सके। हालांकि वह फायर हैमर दस्ते में शामिल हो गया। झांग जीहू के दांत गुस्से से उबल रहे थे। टाइगर, वह युवक जो अभी चेंगू के बगल में है, क्या वह लुओ फेंग है जिसने तुम्हें 100 मिलियन खर्च करने पर मजबूर किया? उसके बगल में एक आंख वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। हाँ, वह वही है। झांग जीहू की आंखें चमक उठी। ये खरगोश, मैंने नहीं सोचा था कि वह इतना अहंकारी होगा। उस चर्चा के बाद जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, सुरक्षा एजेंसी सीधे मेरे भतीजे के घर की ओर दौड़ी। दरअसल इस बच्चे ने इसकी सूचना सुरक्षा एजेंसी को दी। मैंने अपने भतीजे को 1 स्टार सिविलियन रैंक हासिल करने के लिए तुरंत देश को 100 मिलियन दे दिए। हालांकि उसके बाद भी मेरे भतीजे को अभी भी कुछ महीनों के लिए जेल में रखा जाएगा। जब वह सोचता है कि उसका बड़ा भाई कितना घबराया हुआ था और सुरक्षा एजेंसी द्वारा उसे ले जाने पर झांग हाओबाई को कितना सदमा और भय लगा था, तो झांग जीहू और भी अधिक क्रोधित हो गया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने भतीजे को रखने के लिए 100 करोड़ खर्च कर दिए। हालांकि झांग हाओबाई जेल में कुछ महीनों के दर्द से बचने में सक्षम नहीं थे। ठीक है, ज्यादा मत सोचो। अपने भतीजे को कुछ कठिनाइयों से गुजरने देना उसके लिए अच्छा है। एक आंख वाला अधेड़ उम्र का आदमी धीरे से हंसा। तुम्हें इस समय का उपयोग आराम करने के लिए करना चाहिए। आपके घाव लगभग 3 दिनों में ठीक हो जाएंगे और फिर हम चले जाएंगे और उस बूढ़े व्यक्ति से निपटना जारी रख सकते हैं। उस बूढ़े आदमी को मारने के बाद हमारी टीम अमीर हो जाएगी। ठीक है। झांग जीहू ने जोर से सिर हिलाया और उसने दूर स्थिति 6 इमारत पर नजर डाली और उपहास किया। मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि लुओ फेंग या तो मर जाएगा या जंगल में अपने पहले प्रवेश में भारी घाव प्राप्त करेगा। हाँ हाँ, आप निश्चित रूप से उसके प्रति द्वेष रखते हैं। हालांकि जंगल में पहली बार प्रवेश करते समय चोट से बचना वास्तव में कठिन है, एक आंख वाले अधेड़ व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। आधी रात को फायर हैमर दस्ते के पूरी तरह से सुसज्जित 6 सदस्य पुनः आपूर्ति बेस से निकल गए और जंगल में प्रवेश कर गए। चेंगू, मुझे अपने धातु के बक्सों में से एक दे दो, कप्तान गाओफैंग ने आदेश दिया। हाँ हाँ, धन्यवाद कप्तान, मैं इन बक्सों को थोड़े समय के लिए ले जा सकता हूँ, लेकिन लंबे समय तक नहीं, चेंगू ने कहा जब उसने अपना एक बड़ा धातु बक्सा कप्तान गाओफैंग को सौंप दिया। गाओफैंग ने इसे आसानी से एक हाथ से लिया और अपनी पीठ पर रख लिया। वजन की यह मात्रा फायर हैमर दस्ते के सबसे मजबूत सदस्य गाओफैंग के लिए कुछ भी नहीं है। का चेंगू ने दूसरा बॉक्स खोला जिसमें एक ग्रे मशीन गन थी। बंदूक की थूथन में धात्विक चमक थी। मशीन गन के अलावा ढेर सारी गोलियां एक साथ भरी हुई थी, जिससे पूरा बक्सा भर गया। जाहिर है, भारी मात्रा में गोलियां थीं। भाई चेन, ये किस प्रकार की बंदूक है? लुओ फैंग ने उत्सुकता से पूछा। टाइप M81, 12.7 मिलीमीटर कैलिबर। यह 1 मिनट में 50 से 300 राउंड फायर कर सकता है। समायोजक चेंगू ने हंसते हुए संतोष व्यक्त किया। पूरी बंदूक तीसरी श्रेणी के लुओ मिश्र धातु से बनी है, इसलिए भले ही ये लगातार गोलियां दागती हो, बंदूक की गर्मी गोलियों की सटीकता को प्रभावित नहीं करेगी। लुओ फेंग ने उत्सुकता से पूछा, भाई चेन, आप अग्निदेव तोप का उपयोग कैसे नहीं करते? क्या फायर गॉड श्रृंखला की मशीन गनों में सबसे बड़ी शक्ति नहीं है? तुम नौसिखिया, चेंगू ने घूर कर देखा। स्पीयर झांके ने हंसते हुए कहा। लुओ फेंग, अग्निदेव श्रृंखला की मशीन गनों में वास्तव में बहुत ताकत है। हालांकि अग्निदेव श्रृंखला में भारी मात्रा में गोलियों का उपयोग होता है। यह 1 मिनट में 7000 गोलियां दागता है और कुछ तो इससे भी तेज गोलियां चला सकता है। आपको इसका मतलब पता है? 1 मिनट में 7000 शॉट। और जो गोलियां एक निम्न स्तर के कमांडर स्तर के राक्षस को नुकसान पहुंचा सकती हैं, वे सबसे हल्की 50 ग्राम की होती हैं। 10,000 गोलियों का वजन 500 किलो होगा। अपनी पीठ पर 500 किलोग्राम की गोलियां लादकर सैकड़ों मील दौड़ना। और अंत में, जब आप राक्षस को मारते हैं, तो 1 या 2 मिनट के बाद आपकी अग्निदेव तोप ने अपनी सभी गोलियों का उपयोग कर लिया होता है। झांक के हंसे और लुओ फैंग की ओर देखा।
तो आप क्या कहते हैं? क्या अग्निदेव तोप अच्छी है? लुओ फेंग चौंका। उसे सचमुच ये बात समझ में नहीं आई। हाँ, गोलियों का वजन एक बड़ी समस्या है। 1 मिनट में 7,000 गोलियां। पूरी यात्रा के लिए आपको कितनी गोलियां अपने साथ लानी होंगी? अग्नि देवता तोप के साथ भारी मात्रा में गोलियां चलाना केवल सेना द्वारा या एक विशिष्ट प्रकार के राक्षस से निपटने के दौरान किया जाता है। आमतौर पर हमारे जैसे लोग कभी भी उस प्रकार की बंदूकों का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए उतनी गोलियां नहीं हैं। चेंगू खुद पर हंसे। मैं इस बार 10,000 गोलियां लाया और कप्तान से कुछ ले जाने में मेरी मदद करने के लिए भी कहा। चेंगू के पूरे शरीर पर गोलियों की जंजीरें लिपटी हुई थीं और उसने एक मशीन गन पकड़ रखी थी। लुओ फेंग के साथ, ये दोनों टीम के बीच में थे, दूसरों द्वारा संरक्षित। टीम के सामने जुड़वा मून स्किमिटर भाई थे। कैप्टन गाओ फेंग और झांग के पीछे थे। हम इस राजमार्ग पर चलेंगे। लगभग 3 दिनों के बाद हमें अपने गंतव्य #0201 देश स्तरीय शहर तक पहुंचना चाहिए, कप्तान गाओ फेंग ने कहा। लेकिन लुओ फेंग अपने सामने राजमार्ग को देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए राजमार्ग केवल किंवदंतियों में ही मौजूद हैं। उनके पैरों के नीचे का राजमार्ग पहले ही बर्बाद हो चुका था, इस पर पहले ही टनों दरारें खुल चुकी हैं। आगे देखने पर पूरे राजमार्ग पर सैकड़ों टूटी हुई या विभाजित कारें, वैन और ट्रक थे। आसपास कुछ टूटे हुए टायर भी पड़े हुए थे। कभी कभी आपको फर्श पर भी सूखे हुए खून के निशान दिख सकते हैं। दर्जनों वर्षों से टूटे हुए इस शांत, उबड़-खाबड़ राजमार्ग पर सूर्यास्त की लाल रोशनी चमक रही थी। फायर हैमर दस्ते के 6 सदस्य आगे बढ़ते रहे। ग्रोवल, विलाप, राक्षसों के चिल्लाने की लहरें और लहरें 2 खेतों और राजमार्ग के किनारे के गांवों को बर्बाद कर रही थी। यहाँ तक कि लुओ फेंग भी कुछ राक्षसों को देख सकता था। फायर हैमर दस्ते के अन्य 5 सदस्य निश्चिंत थे, लेकिन लुओ फेंग पूरी तरह से तनाव में था, क्योंकि वह हर जगह राक्षसों को महसूस कर सकता था। लुओ फेंग, आगे एक सींग वाला सुअर है। मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ, कप्तान गाओ फेंग की आवाज आई। जंगल में यह आपकी पहली लड़ाई होगी। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा। C2 सींग वाला सुअर। खंड 3 अध्याय 2 सींग वाला सुअर। लुओ फेंग, ये तुम्हारी पहली लड़ाई है, इसलिए अहंकारी मत बनो। ये राक्षस सेना में पैदा होने वाले राक्षसों से कहीं अधिक क्रूर हैं, चेंगू ने गंभीरता से याद दिलाया। लुओ फेंग हंसे। वह जानते थे कि भाई चेन उनके बारे में चिंतित थे। इस फायर हैमर स्क्वाड्रन में वह निश्चित रूप से चेंगू और झांग के करीब है, जो मिंगयू सेक्टर में भी हैं। जहां तक कप्तान गाओ फेंग और वे जिया भाइयों का सवाल है, चूंकि वह नया था और उनसे परिचित नहीं था, इसलिए गाओ फेंग और उसके समूह को मान्यता दिलाना कठिन था। शुभकामनाएं, लुओ फेंग। अपनी वर्तमान गति और प्रतिक्रिया गति के साथ आप बस एक उन्नत लड़ाकू के स्तर पर हैं। आपकी शक्ति भी उसी स्तर के करीब पहुंच रही है। इस सींग वाले सुअर का सामना करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। स्पीयर झांके ने आश्चर्यजनक रूप से प्रोत्साहन के कुछ शब्द भी दिए। अन्य 3 कप्तान गाओ फेंग और वे जिया भाई लुओ फेंग को देखते रहे। लुओ फेंग ने अपना भूतिया ब्लेड निकाला। अपने बाएं हाथ से अपनी ढाल और अपने दाहिने हाथ से अपने भूतिया ब्लेड को पकड़कर वह मुस्कुराया। कैप्टन, भाई चेन, मुझे उस सींग वाले सुअर का सींग लाते हुए देखो। जैसे ही उसने ऐसा कहा, लुओ फेंग उसकी ओर दौड़ पड़ा। उन्होंने लुओ फेंग को जाते देखा। कैप्टन, क्या आपको नहीं लगता कि लुओ फेंग को F श्रेणी का सींग वाला सुअर देना उसकी पहली लड़ाई के लिए उससे बहुत अधिक उम्मीद करना है? चेंगू ये कहने से खुद को नहीं रोक सका। भले ही हमारे फायर हैमर दस्ते को उसका परीक्षण करना चाहिए, लेकिन हमें इसे चरण दर चरण करना होगा। बेहतर होगा कि हमें इसकी जगह रैंची मॉन्स्टर मिले। हाँ, हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते, झांके ने भी कहा। कप्तान की व्यवस्था में कोई समस्या नहीं है, वे जिया भाइयों में से बड़े, वे टाई ने विनम्रता से कहा। लुओ फेंग का शारीरिक फिटनेस स्तर उस जानवर से कम नहीं है। भले ही ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसे थोड़े कष्ट और दर्द के साथ जीतने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन वह पहली बार जंगल में प्रवेश कर रहा है, जहां के आश्वस्त नहीं थे। तो क्या हुआ अगर यह उसका पहली बार है? मैं नहीं चाहता कि वह बोझ बने। अन्यथा हम नौसिखिया के साथ कुछ मजबूत राक्षसों का शिकार कैसे कर सकते हैं? वेई किंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। इस समय फायर हैमर दस्ते के 5 अनुभवी सदस्यों में से चेंगू और झांग के स्पष्ट रूप से लुओ फेंग के पक्ष में थे, जबकि वे जिया भाइयों को उस पर संदेह था। बहस करना बंद करो, गाओ फेंग बोले।
चेंगू और अन्य लोग शांत हो गए। देखो, लुओ फैंग की सींग वाले सुअर के साथ लड़ाई देखने के बाद बात करो, गाओ फैंग ने भावहीन होकर कहा। एक फुर्तीले जगुआर की तरह लुओ फैंग राजमार्ग पर एक पलटी हुई कार के पीछे दौड़ गया। वहां से उसने सींग वाले सुअर की ओर देखा जो बहुत दूर नहीं था। सुअर के सभी बाल काले थे और प्रत्येक बाल काली सुई की तरह था और उसका सींग धार वाले ब्लेड के समान था। शाम के सूरज की रोशनी में सींग की धार से जमा देने वाली ठंडक झलक रही थी। यदि लड़ाकू युद्ध परीक्षा में लौह फर वाला सुअर एक भारी क्रूर हम की तरह था, तो ये सींग वाला सुअर एक लचीला मजबूत अस्तित्व है। यह मेरी पहली लड़ाई है, इसलिए मुझे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। मैं केवल 2 कारणों से फायर हैमर दस्ते में शामिल होने में सक्षम था, मुख्य प्रशिक्षक झूगे का अनुरोध, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात, भाई चेन और भाई झांग की मदद। लुओ फैंग एक बिंदु पर स्पष्ट थे। एक नौसिखिए के लिए एक विशिष्ट लड़ाकू दस्ते में शामिल होना बहुत कठिन था। कैप्टन गाओ फैंग और वेई जिया भाइयों को मुझ पर स्पष्ट रूप से संदेह है, इसलिए मुझे इस लड़ाई में खुद को साबित करने की जरूरत है। लुओ फैंग ने सींग वाले सुअर को देखा, जो इस समय शिकार की तलाश में था। 3 स्तर एच जी एफ क्रमशः निम्न स्तर के सैनिक, मध्यम स्तर के सैनिक और उच्च स्तर के सैनिक के लिए शीर्षक हैं। स्पष्टतः सामने सींग वाला सुअर एफ स्तर के करीब था। चीख चीख, सींगदार सुअर दहाड़ने लगा और अपनी जानलेवा निगाहों से आसपास का निरीक्षण करने लगा। इसने मुझे ढूंढ लिया। लुओ फैंग की हृदय गति बढ़ गई और वह थोड़ा उत्साहित था। बूम, सींग वाला सुअर एक तेज गति वाले टैंक की तरह क्रूरतापूर्वक उसकी ओर उड़ गया। ये सीधे फ्लिप्ड हमक से जा टकराया जो लुओ फैंग के सामने था। लुओ फैंग एक फुर्तीले बंदर की तरह भाग गया और एक धमाके के साथ हम उड़ गया और राजमार्ग पर कई बार लुढ़क गया। कई दशकों तक सूरज और हवा के संपर्क में रहने वाली हम तुरंत अलग हो गई और टायर कुछ देर के लिए राजमार्ग पर लुढ़क गए जब तक कि वे बंद नहीं हो गए। चकमा देने के एक क्षण के भीतर लुओ फैंग सीधे सींग वाले सुअर की ओर बढ़ गया। मर जाओ मैल, लुओ फैंग चिल्लाया। बिजली की तरह उसने सींग वाले सुअर की ओर गोली चलाई और उसके हाथ में भूत ब्लेड तुरंत सींग वाले सुअर की गर्दन की ओर चमक गया। ऐसा लग रहा था जैसे सींग वाले सुअर ने अभी अभी हमर को टक्कर मारी थी। उसके पास चकमा देने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, लेकिन ठीक उसी समय जब लुओ फैंग उसके पास पहुंचा, शू, एक काली छाया सीधे लुओ फैंग के मस्तिष्क की ओर बढ़ी। इतनी तेजी, लुओ फैंग चौंक गया और अपने पैर के साथ वह काली छाया से बचने के लिए मुश्किल से अपने शरीर को मोड़ने में कामयाब रहा। ये काली छाया सींग वाले सुअर की पूंछ थी, जो स्टील के चाबुक की तरह थी। पफ पफ, अपनी पूंछ पीछे खींचने के बाद सींग वाला सुअर फुर्ती से उछला और सीधे लुओ फैंग की ओर उड़ गया। इसके खुरदुरे स्टील के खुर और इसका नुकीला ब्लेड जैसा सींग सीधे उसकी ओर बढ़ रहे थे। तारानकन 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 तारानकन, ये सुअर बहुत तेज है। लुओ फैंग फिर से पीछे हट गया और उसने ढाल को अपने हाथ में उठा लिया। बम, ढाल और सींग वाले सुअर के खुरों में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के क्षण में लुओ फैंग ने गोता लगाने के लिए रिबाउंडिंग बल का उपयोग किया, जहां वह बल को मोड़ने के लिए फर्श पर लुढ़क गया। सींग वाले सुअर ने ठीक उसका पीछा किया और लुओ फैंग एक टूटे हुए ट्रक पर लुढ़क गया और एक डांट के साथ ट्रक के पीछे हो गया। ट्रक के अवरुद्ध होने से सींग वाले सुअर की झपकी अपना वांछित प्रभाव प्राप्त करने में सक्षम नहीं थी। अल्पविराम डॉट डॉट, इस दृश्य को दूर से देखने के बाद फायर हैमर दस्ते के 5 सदस्यों ने हल्के से सिर हिलाया। कैप्टन, लुओ फैंग की प्रतिक्रियाएं अच्छी हैं, है ना? चेंगू हंसे। कैप्टन गाओ फैंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह अच्छा है। मैंने सोचा कि पहली बार इस सींग वाले सुअर के साथ उसे कठिनाई होगी। मैंने नहीं सोचा था कि उसकी प्रतिक्रियाएं इतनी अच्छी होंगी। उनका बुनियादी कौशल भी बहुत अच्छा है। उनका ढाल ब्लॉक कुशलता से किया गया था और उनकी हरकतें पानी की तरह बहती थीं। इस लुओ फैंग को सींग वाले सुअर के हमलों से कोई चोट भी नहीं आई। अच्छा, वे जिया बंधुओं की ठंडी अभिव्यक्तियां अंततः थोड़ी ढीली हो गईं। वे टाई, वे किंग, लुओ फैंग अच्छा है न? झांक ने भी मुस्कुराहट छोड़ी। ये लड़ाई भी खत्म नहीं हुई है, इसलिए हम अभी भी नहीं बता सकते, वे टाई ने ठंडे स्वर में कहा। फायर हैमर दस्ते के 5 सदस्य लुओ फैंग और सींग वाले सुअर के बीच लड़ाई देखते रहे। अल्पविराम डॉट डॉट, लुओ फैंग बेहद ध्यान केंद्रित कर रहा था और मन ही मन सोचा, ये सींग वाला सुअर कितना भयावह है। उसने जानबूझकर मुझे शुरुआत में ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह कमजोर है, और फिर उसने अचानक मुझ पर हमला करने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल किया और फिर अपने खुरों और सींगों से मुझ पर धावा बोल दिया। अंतिम क्रेजी डैश के साथ इसने इन सभी को एक कॉम्बो में बांध दिया। शुक्र है कि मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ।
9 स्टेज थंडर ब्लेड पिछले कुछ दिनों से, इसलिए मेरा अपनी सारी ताकत पर अधिक सटीक नियंत्रण है। वह पिछले महीने से 9 स्टेज थंडर ब्लेड का अभ्यास कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि लुओ फैंग को सींग वाले सुअर के बंधन से सुरक्षित बाहर निकलने में सक्षम होने के लिए अपनी कुछ आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। दहाड़! सींग वाला सुअर चिल्लाया। वह मूर्खतापूर्ण तरीके से ट्रक से नहीं टकराया, बल्कि वह उसके ऊपर से कूद गया और सीधे लुओ फैंग की ओर बढ़ गया। बदमाश, इस बार तुम मर गए। लुओ फैंग ने बेरहमी से उसके बगल वाले टायर को लात मारी, और जैसे कि उसे एक ट्रेबुचेट द्वारा लॉन्च किया गया था, वह सीधे सींग वाले सुअर की ओर उड़ गया। सींग वाला सुअर बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ, इसने बस अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। उसके सिर पर लगे सींग, जिसकी तीव्रता का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, ने टायर को आधा कर दिया, जो फिर टूटकर गिर गया। टायर पर लात मारने के बाद लुओ फैंग सीधे सींग वाले सुअर की ओर बढ़ा। दहाड़! टायर से टकराने के तुरंत बाद सींग वाले सुअर ने अपना सिर घुमाया और अपने सींग को लुओ फैंग की ओर निर्देशित किया। मरना! इस समय लुओ फैंग ने तितली की तरह एक लचीला मोड़ बनाया और मुश्किल से सींग से बच निकला। मुड़ते समय लुओ फैंग के हाथ में भूत ब्लेड घूर्णी ऊर्जा की मदद से तुरंत कट गया। स्लैश के दौरान घोस्ट ब्लेड ने और भी अधिक गति पकड़ ली। पफ! बिजली की तरह तेज घूमता हुआ ब्लेड सीधे सींग वाले सुअर की गर्दन में जा घुसा। लुओ फैंग सींग वाले सुअर के बालों की कठोरता और कठोरता को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। कोई भी नियमित गोली इस बाल को भेद नहीं सकती थी। ताज़ा लाल रक्त बाहर निकल गया, और सुअर की गर्दन के 5 सेमी हिस्से को काटने के बाद लुओ फैंग का ब्लेड और अधिक गहराई तक नहीं जा सका। हाउल! सींग वाला सुअर पागलपन से चिल्लाया और क्रूरतापूर्वक अपना सिर लुओ फैंग में घुसाने के लिए घुमाया। घायल सींग वाला सुअर और भी अधिक भयंकर हो गया। अल्पविराम अल्पविराम। क्या इतनी फुर्तीली तकनीक! वे जिया भाइयों के चेहरे सदमे से भर गए। वह सींग वाले सुअर के सींग को इतनी बारीकी से चकमा दे सकता है, बड़े भाई, वेई टाई ने कहा, अविश्वसनीय। और उसने सींग वाले सुअर के सींग के सामने इस तरह मुड़ने का साहस किया। क्या उसे अपने शरीर में सींगदार सुअर के सींग चुभने का डर नहीं था? अद्भुत! क्या ये बकवास किस्मत है, या उसके पास वास्तव में कौशल है? यह मोड़ सरल लग रहा था, लेकिन इससे लुओ फैंग की आश्चर्यजनक तकनीक का पता चला। अच्छा, खूबसूरत चेंगू और झांग की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। इस बच्चे में ताकत है, गाओ फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसी खतरनाक स्थिति में उसने ऐसा करने का साहस किया और सफल भी हुआ। उनकी तकनीक औसत नहीं है, उसकी टाइमिंग भी अच्छी थी, लेकिन इस सुअर की जीवन शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। इस सींग वाले सुअर को मारना कोई आसान काम नहीं है। वे जिया बंधुओं सहित फायर हैमर दस्ते के 5 सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे पांचों दूर से लुओ फैंग और पागल सींग वाले सुअर के बीच लड़ाई देखते रहे। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन निगल लिया तारा C3 आश्चर्यजनक प्रगति खंड 3 अध्याय 3 आश्चर्यजनक प्रगति पीए सींग वाले सुअर की गर्दन की मोटी त्वचा के साथ गंदा खून बह रहा था, जो धूल से भरे राजमार्ग पर टपक रहा था। सींग वाले सुअर की आंखों में एक पागलपन था, और जैसे ही वह गहराई से चिल्लाया, वह बिजली की तरह बार बार लुओ फैंग पर पागल हो गया। खुर, सींग और पूंछ, तीनों प्रकार के आक्रमण अनवरत होते रहे। इसके सिर पर चोट लगने के बाद इसके सिर घुमाने का लचीलापन स्पष्ट रूप से बहुत कम हो गया है। लुओ फैंग तेजी से चकमा दे गया। फाइट कॉम्बैट परीक्षा में उन्होंने खुद को प्रशिक्षित करने के लिए एक ही समय में 7 स्तर के राक्षसों से लड़ाई की। भले ही 7 स्तर के राक्षसों के केंद्रित हमले F स्तर के सींग वाले सुअर के स्तर से थोड़ा नीचे हैं, अंतर बड़ा नहीं था। वाह! लुओ फैंग पीछे नहीं हटे। किनारे पर एक सुंदर चकमा के साथ सींग वाले सुअर का सींग लुओ फैंग के शरीर से केवल 3 सेंटीमीटर चूक गया। हालांकि ये 3 सेंटीमीटर एक बाधा की तरह काम करते थे, इसलिए सींग वाला सुअर लुओ फैंग को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। आक्रमण करना। लुओ फैंग के हाथ में भूत ब्लेड टूटकर गिर गया। इससे कानों को भेदने वाली आवाज आई और सींग वाला सुअर तुरंत गुस्से से चिल्लाने लगा। लुओ फैंग के ब्लेड से बचने की कोशिश करने के लिए इसने अपने चारों खुरों पर अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन लुओ फैंग का ब्लेड बहुत तेज था, और केवल ब्लेड के उसके मांस में प्रवेश करने की आवाज ही सुनाई देती थी। CHI गर्दन पर एक और वार। हालांकि यह पहले जैसी जगह पर नहीं था, फिर भी इसे 8 सेमी की गहराई में काटा गया।
हम्फ अपनी आखिरी चोट के कारण उसकी गर्दन की मांसपेशियां हमले को रोकने के लिए अपना 100% बल नहीं लगा सकी। अगली बार जब मैं हमला करूंगा तो इसकी गर्दन की सुरक्षा और भी कमजोर होगी। ठीक उसी समय जब लुओ फैंग की गर्दन पर वार हुआ, वह तुरंत पीछे हट गया और क्रोधित सींग वाले सुअर के पागल जवाबी हमले से आसानी से बच गया। उसके बाद लुओ फैंग ने दूरी फिर से बंद कर दी। दहाड़ दहाड़ सींग वाले सुअर ने गुस्से में चीख निकाली। पिछली बार लुओ फैंग 3 कदम तक हिल गया, जिससे भ्रम पैदा हुआ और फिर एक बार फिर वह सींग वाले सुअर के हमले से बच गया। उन फुर्तीले कदमों के पीछे लुओ फैंग का तेज ब्लेड था। पूछी, सबसे पहले इसे काटना काफी कठिन था, लेकिन 12 सेमी की गहराई में काटने के बाद प्रतिरोध तेजी से कम हो गया। लुओ फैंग के भूत के ब्लेड से सींग वाले सुअर की गर्दन के 2/3 हिस्से में कट जाने के बाद उसने अपना ब्लेड निकाला और तेजी से पीछे हट गया। उस विशाल घाव से खून फव्वारे की तरह बह रहा था। एओ, एक तीखी आवाज आई। सींग वाले सुअर का पूरा शरीर कांप रहा था और उसके खुर अनजाने में लड़खड़ा रहे थे। स्टॉम्पिंग के नीचे हाईवे का डामर दरक रहा था। उसके बाद बेहोश सुअर ने खुद को इधर उधर फेंक दिया और राजमार्ग के किनारे घुमावदार रेलिंग से टकरा गया, जिससे वह टूट गया और नीचे गिर गया। उसका शोर कम हो गया और फिर बंद हो गया। लुओ फैंग टूटी हुई राजमार्ग रेलिंग के पास खड़ा होकर सींग वाले सुअर की लाश को देख रहा था, जिसका सिर गिरने वाला था। रक्त तेजी से बहना बंद हो गया, क्योंकि लगभग सारा खून पहले ही बह चुका था। संभवतः कम से कम 1 बैरल खून बह गया था। मृत लुओ फैंग ने छलांग लगाए और अपने भूत ब्लेड का उपयोग करके सींग काट दिया। सींग वाले सुअर के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिर्फ यही एक सींग होता है। फायर हैमर दस्ते के 5 सदस्य दूर से देखते हुए सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। असामान्य, राक्षस, ये 2 शब्द वे जिया भाइयों के मुंह से निकले। वह कैसा है? मैंने अच्छी सिफारिश की है ना? चेंगू ने डींगे हाँकी। अगर हम कहें कि वे पांचों पहले आश्चर्यचकित थे, तो अब वे पूरी तरह से हैरान और स्तब्ध हैं। अविश्वसनीय, झांक के कहने से खुद को रोक नहीं सके। कैप्टन ट्विन हैमर, गाओ फेंग ने हॉर्न काटते समय लुओ फैंग को घूर कर देखा। लुओ फैंग की तकनीक इतनी अच्छी कैसे है? सींग वाला सुअर शुद्ध गति में उससे थोड़ा ऊपर है, लेकिन उसकी लगातार चकमा हल्की और चिकनी थी। हर चकमा बादल या बहती नदी की तरह था। यदि वह इस तकनीक को सैकड़ों हजारों बार कर सकता है, तो वह रुवेई वर्ग होगा। वह केवल 18 वर्ष का है। यदि वह रुवेई वर्ग का है, उसे विशेष प्रशिक्षण के लिए विश्व मुख्यालय के डोजो में भेजा जाना चाहिए। वे जिया भाइयों के बड़े भाई वे टाई कहने के अलावा कुछ नहीं कर सके। रू वे कक्षा हमले से बचने के लिए यथासंभव कम से कम शक्ति का उपयोग करके सटीक चकमा देना। इस प्रकार का चकमा अत्यंत कठिन है और एक औसत लड़ाकू इसे केवल 1 या 2 बार ही भेज सकता है। हालांकि यदि आप इसे 100 बार या 1000 बार कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप वास्तव में रुवेई वर्ग के हैं। हमें एक रत्न मिला है, गाओ फैंग ने मुस्कुराकर कहा। छोटे भाई वे किंग ने भी आश्चर्यजनक रूप से सिर हिलाया। हम कुछ पालन पोषण के बाद हमारे फायर हैमर दस्ते में एक और सक्षम सदस्य होगा। मैं और वे किंग उसे सिखाएंगे, वे टाई ने कहा। चेंगू और झांग के हंसे। उन दिग्गजों के रूप में जो अनगिनत बार जीवन और मृत्यु की सीमा पर चले हैं, यह उनके लिए स्पष्ट था। कुछ प्रतिभाओं के शरीर की फिटनेस का स्तर अद्भुत होता है, लेकिन जब उन्हें वास्तव में एक राक्षस से लड़ना होता है, तो वे अपनी ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं दिखा पाते हैं। इस वजह से चेंगू और झांग के आमतौर पर इन तथाकथित प्रतिभाओं को हेय दृष्टि से देखते हैं। एक सच्चे पेशेवर को अनगिनत खतरनाक लड़ाइयों से गुजरना पड़ता है, और लुओ फैंग अपनी पहली लड़ाई में ऐसा कौशल दिखाने में सक्षम था। स्पष्टतः वह एक शक्तिशाली योद्धा था। कैप्टन, लुओ फैंग दौड़कर आया। ये हॉर्न, गाओ फैंग ने कहा, आपने इसे मार डाला, तो निश्चित रूप से यह सींग आपका है। लुओ फैंग ने सिर हिलाया और इसे स्वीकार कर लिया। एक सैनिक स्तर के राक्षस के शरीर पर पैसे के लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि सभी सैनिक स्तर के राक्षसों को गर्म हथियारों से मारा जा सकता है। यहाँ तक कि एक नौसिखिया योद्धा मशीन गन और अच्छी शूटिंग तकनीक के साथ कई सैनिक स्तर के राक्षसों को आसानी से मार सकता है। इसलिए ठोस स्तर के राक्षस पैसे के लायक नहीं हैं। यदि आप इस हॉर्न को डोजो को बेचते हैं, तो आपको संभवतः $3000 और कुछ योगदान अंक मिलेंगे। यदि आप इसे भूमिगत गठबंधन को बेचते हैं, तो आपको संभवतः 5000 मिल सकते हैं। चेंगू हंसे। केवल शरीर पर मौजूद सामग्री ही पैसे के लायक है, और कमांडर स्तर के राक्षस पर महत्वपूर्ण सामग्री बहुत बड़ी धनराशि के लायक है। लुओ फैंग, अभी आपके प्रदर्शन से आप मुश्किल से ही पास हो पाएंगे, वे जिया भाइयों के बड़े भाई वे टाई ने मुंह बनाते हुए कहा।
भाई टाई, लुओ फेंग ने देखा, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, भाई टाई। आपकी बुनियादी बातें अच्छी हैं, लेकिन आपकी दक्षता बहुत कम है, वेई टाई ने ठंडे स्वर में कहा। थोड़ा इंतजार करें और देखें कि मैं F स्तर के राक्षस को कैसे मारता हूँ। अल्पविराम अल्पविराम। लुओ फेंग ने जिसे मारा वह F स्तर के करीब एक राक्षस था। उनके जाने के बाद उन्हें तुरंत एक F रैंक बिल्ली परिवार, ओसिलोट राक्षस, का सामना करना पड़ा। इस ओसिलोट पर कुछ धारियां थीं और यह बैल की तरह सख्त था। लचीलेपन और जंगलीपन में ये सींग वाले सुअर से कहीं बेहतर था। मुझे देखो, वेई टाई ने ठंडे स्वर में कहा। वाह! अपने बाएं हाथ में ढाल और दाएं हाथ में कैंची लेकर वह एक सीधी रेखा में ओसिलोट की ओर बढ़ा। भाई टाई उन्नत योद्धा वर्ग में है, इसलिए उसके शरीर का फिटनेस स्तर इस F स्तर के ओसिलोट के समान है। लुओ फेंग ने ध्यान से देखा। उसने केवल ये देखा कि वेई टाई किसी भी चीज से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था और बस ओसेलोट में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नहीं, वास्तव में ठीक उसी समय जब ओसेलोट वेई टाई से टकराने वाला था, वेई टाई का शरीर बगल में चला गया और उसकी ढाल एक कोन पर ओसिलोट से टकरा गई। इस कोन पर दुर्घटनाग्रस्त होने से ओसिलोट का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह एक तरफ लड़खड़ा गया। पूछी, एक भयावह ठंडी रोशनी ने ढाल के विरुद्ध एक चाप बना दिया। संतुलन बिगड़ने के कारण यह ओसिलोट के खुले गले में चमक गया। इसके तुरंत बाद ताजा खून फव्वारे की तरह फूट पड़ा और वेई टाई तेजी से पीछे हट गया। उसने दर्द से कराहते ओसिलोट राक्षस को तब तक उदासीनता से देखा जब तक कि वह धीरे धीरे गिर नहीं गया और उसकी सांसें नहीं थम गईं। वेई टाई ने ओसिलोट की पूंछ काट दी और लगभग पारदर्शी कंडरा निकाल लिया। उसने उसे अपने बैग में रखा और वापस चल दिया। क्या तुमने देखा? मेरी तकनीक आपसे बेहतर नहीं थी और मेरी शक्ति आपसे अधिक नहीं थी। हालांकि मैं इसे एक ही झटके में मारने में सक्षम था। वेई टाई ने लुओ फेंग की ओर देखा। लुओ फेंग सदमे में पड़ गया। अभी अभी युद्ध एक क्षण में समाप्त हो गया, लेकिन अपनी लड़ाई के लिए उसे कई हमलों से बचना पड़ा और बार बार सींग वाले सुअर की गर्दन पर हमला करना पड़ा। इसे मारने में उसे काफी ऊर्जा खर्च करनी पड़ी, और वह सींग वाला सुअर इस ओसेलोट राक्षस से स्पष्ट रूप से कमजोर था। इसके बारे में गहराई से सोचे, वेई टाई ने कुछ भी नहीं बताया और लुओ फेंग को इसके बारे में खुद सोचने दिया। लुओ फेंग पूरी तरह से हैरान था। वेई टाई की गति और तकनीक कुछ भी सामान्य नहीं थी, और फिर भी उन्होंने इतने आश्चर्यजनक परिणाम दिए। किसी राक्षस को मारने का सबसे अच्छा तरीका उसके कमजोर बिंदुओं पर निशाना लगाना है। वेई जिया बंधुओं के छोटे भाई वेई किंग ने उदासीनता से कहा, आमतौर पर स्तनधारियों के लिए उनके कमजोर बिंदु उनकी आंखें, गला और मुंह हैं। उसके नीचे एक चरण उनका मुलायम पेट होगा। उसके नीचे एक चरण वह गर्दन होगी जिस पर आप वार कर रहे थे। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। वह ये जानता था, लेकिन राक्षस इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, इसलिए उनकी आंखों पर वार करना मुश्किल है। और सींग वाले सुअर और ओसिलोट के लिए जो हमेशा अपना सिर इतना नीचे झुकाते हैं, गले पर वार करना भी कठिन होता है। यहाँ तक कि पेट पर भी वार करना मुश्किल है, इसलिए गर्दन पर वार करना सबसे आसान तरीका था। राक्षस के कमजोर बिंदुओं पर हमला करने के अधिक मौके नहीं होंगे। राक्षस मूर्ख नहीं है, वे अपने कमजोर बिंदुओं की उचित ढंग से रक्षा करेंगे। हालांकि अगर कोई संभावना नहीं है तो आप उन्हें बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरा भाई अपनी ढाल के साथ एक कोन पर ओसिलोट से टकरा गया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। इससे ओसिलोट ने एक पल के लिए अपना गला खुला कर लिया। उसने अपनी कैंची का उपयोग करके उसे अपनी ढाल के नीचे से गले तक काटा, जिससे ओसिलोट एक पल में ही मर गया। वेई किंग ने ठंडे स्वर में कहा, यह मेरे भाई द्वारा किया गया आखिरी हमला था, और यह उसकी ढाल के नीचे से था, इसलिए राक्षस बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। याद रखें, सीखें कि अपने मजबूत बिंदुओं का उपयोग कैसे करें। वेई किंग ने कहा, आपको उन्हें कुशलतापूर्वक और सफाई से उपयोग करना होगा। आपकी तकनीक अच्छी है, लेकिन राक्षस को मारने के लिए आपको हर बार अपनी तकनीक दिखाने की जरूरत नहीं है। राक्षस को मारने के लिए हमेशा सबसे कारगर तरीके की ओर बढ़ें। समझ गया? लुओ फेंग ने सिर हिलाया। वेई किंग ने एक दुर्लभ मुस्कान बिखेरी। चलो चलें, गाओ फेंग ने हाथ हिलाते हुए हंसा। अल्पविराम अल्पविराम। फायर हैमर दस्ता स्पष्ट रूप से चाहता था कि लुओ फेंग भविष्य में एक सक्षम सदस्य बने, इसलिए उन्होंने उसे गंभीरता से प्रशिक्षित किया। सड़क पर वेई किंग और वेई टाई सामने आए राक्षसों से बारी बारी से लड़ते थे, और कभी कभी लुओ फेंग को भी उनसे निपटने देते थे। उन्होंने उसे शब्दों और तकनीकों के साथ सिखाया, और लुओ फेंग को कुछ वास्तविक अनुभव प्राप्त करने दिया। लुओ फेंग की सुधार दर भी उतनी ही आश्चर्यजनक थी।
यहाँ तक कि सरदार स्तर के गाओ फैंग ने भी इस प्रक्रिया में लुओ फैंग का मार्गदर्शन करते हुए कई बार लड़ाई लड़ी। लुओ फैंग जानता था कि एक राक्षस को मारने के लिए आपको प्रत्येक हमले में उसकी पूरी ताकत लगानी होगी, और जब वह पहले सींग वाले सुअर से लड़ रहा था तो उसकी खूबसूरत चकमाएं वास्तव में बेकार थीं। लुओ फैंग के हमले धीरे धीरे अधिक तेज, प्रत्यक्ष और प्रभावी हो गए। 3 दिन बाद डॉन टूटे हुए शहर के रिंग रोड पर फायर हैमर दस्ते के 6 सदस्य आगे बढ़ रहे थे। वहां 2 एफ स्तर के मास्टिफ शेर हैं। लुओ फैंग, जाओ, कप्तान गाओ फैंग ने आदेश दिया। हाँ कप्तान, लुओ फैंग हंसे और मुस्कुराए और औसत गति से मास्टिफ शेरों की ओर बढ़े। हाउल हाउल, मास्टिफ शेर अपनी आंखों में खून का प्यासा पागलपन लिए हुए आने वाले लुओ फैंग पर दहाड़ने लगे। वे अपने सामने इस इंसान की ज्यादा परवाह नहीं करते थे, लेकिन जब वे वास्तव में एक दूसरे के करीब आए, लुओ फैंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, उसकी गति तेजी से तेज हो गई। मस्तिफ शेर राक्षस के दोनों बाल खड़े हो गए। लुओ फैंग ने एक पल में दूरी कम कर दी। उनके द्वारा किए गए 4 असामान्य कदम 9 स्टेज थंडर ब्लेड तकनीक फ्लोइंग लाइट थे। उसने मस्टिफ शेरों के पंजों को काट लिया और अपने शरीर को मोड़कर उनके पंजों को सटीकता से चकमा दे दिया। जैसे ही उनके शरीर एक दूसरे के पार चले गए, भूत का ब्लेड एक पल में भयावह रूप से कट गया। ओ, सीधे गले पर वार किया गया। लुओ फैंग ने आगे बढ़कर अपना सिर दूसरे मास्टिफ शेर राक्षस की ओर कर दिया। हाउल, जब मास्टिफ शेर राक्षस ने अपने साथी के गले से ताजा खून बहता देखा तो वह चिल्लाया और तेजी से पीछे हट गया। चेंगू, गाओ फैंग और फायर हैमर दस्ते के अन्य सदस्यों ने ये देखकर मुस्कुरा दिया। भले ही लुओ फैंग वे जिया भाइयों जितना अनुभवी नहीं है, लेकिन अपनी तकनीक के कारण लुओ फैंग की मारक क्षमता वे जिया परिवार के बड़े या छोटे भाई बहन से भी बदतर नहीं है। लुओ फैंग, चलो चलें, जल्दी करें और शहर में प्रवेश करें। मास्टिफ शेर मिलनसार होते हैं। जो मास्टिफ शेर भाग गया है वह जल्द ही उनका एक पूरा झुंड यहाँ लाएगा। चेंगू हंसा। जब वे सभी एकजुट हुए तो लुओ फैंग हंसे। फायर हैमर दस्ते के 6 सदस्य अंततः अपने गंतव्य 0201 देश स्तर के शहर तक पहुंच गए। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा C4 मुख्य स्थिति खिला रात के 12 बजे, रात के 12:44 त्रुविधपूर्ण स्क्रीन। अध्याय 4 मुख्य स्थिति अनुवादक, अनुवाद राष्ट्र, संपादक, अनुवाद राष्ट्र। फायर हैमर दस्ता चुपचाप #0201 देश स्तरीय शहर के उपनगरीय हिस्से में प्रवेश कर गया। लुओ फैंग, हम पिछले 3 दिनों से राजमार्ग पर दौड़ रहे थे, जो कि उजाड़ क्षेत्र है। जैसे ही वे चल रहे थे, चेंगू ने अपनी आवाज धीमी रखी और कहा, अधिकांश राक्षस शहर और निर्मित क्षेत्रों में रहते हैं। काउंटी और शहरी क्षेत्र जैसी जगहें वास्तव में खतरनाक स्थान हैं। समझ गया भाई चेन, लुओ फैंग ने सिर हिलाया। लुओ फैंग ने पहले ही पोस्ट में राक्षसों की सामान्य आदतों के बारे में पढ़ा है। राक्षसों और मनुष्यों के बीच लंबे युद्ध में राक्षसों ने पाया कि यदि वे अपेक्षाकृत खाली क्षेत्रों में रहते हैं तो मानव सेना और लड़ाके दूर से ही उन पर हमला कर सकते हैं। बिना कुछ छिपाने के मनुष्य लंबी दूरी के हमलों को अंजाम देने के लिए भारी स्नाइपर राइफल्स और मिसाइलों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन शहर में ढेर सारी गगनचुंबी इमारतें थीं। जब तक राक्षस शहरी इलाकों में छिपे रहेंगे, निशानेबाजों को शायद ही कभी मौका मिलेगा जब तक कि वे शहर के अंदर न जाएं। और ठीक उसी समय जब मानव सेना शहर में प्रवेश करेगी, उन्हें सड़कों पर राक्षसों से लड़ना होगा, जहां राक्षसों को भारी लाभ होगा। शहरी क्षेत्र राक्षसों का स्वर्ग है। स्वाभाविक रूप से हमारे फायर हैमर दस्ते का लक्ष्य एक कमांडर स्तर का राक्षस है। हालांकि चेंगू ने धीमी आवाज में याद दिलाया, एक कमांडर स्तर का राक्षस बुद्धिमान होता है, मानव के स्तर के आसपास। कमांडर स्तर का राक्षस बड़ी मात्रा में सैनिक स्तर के राक्षसों को घेरने का आदेश देगा। वस्तुतः हर कमांडर स्तर का राक्षस बड़ी मात्रा में सैनिक स्तर के राक्षसों से घिरा होगा, इसलिए कमांडर स्तर के राक्षस को मारना बहुत मुश्किल है। एक सैनिक और एक कमांडर में न केवल ताकत में, बल्कि बुद्धि में भी बड़ा अंतर होता है। अपने जीवन की रक्षा के लिए एक कमांडर स्तर का राक्षस स्वाभाविक रूप से बड़ी मात्रा में सैनिक स्तर के राक्षसों को अपनी रक्षा के लिए बुलाएगा। स्वतंत्र रहना पसंद करने वाले अत्यंत दुर्लभ राक्षसों के अलावा अधिकांश कमांडर सैनिकों से घिरे होंगे। हर कोई सावधान रहे, आगे एक स्टील पहने हुए बैल की मांद है, गाओ फैंग ने अचानक कहा। इस स्टील पहने हुए बैल की मांद का मुखिया शायद एक उच्च स्तरीय कमांडर है, और इस मांद में बड़ी मात्रा में स्टील पहने हुए बैल हैं।
चलो इसके चारों ओर चलते हैं। चेंगू, गोली मत चलाना। अगर कोई स्टील पहने हुए बैल हमला करता है तो याद रखें, उसे तुरंत मार डालें। स्टील पहने हुए बैल को अपने साथियों को फोन न करने दें। अन्य पांचों ने सिर हिलाया। बाहर के सुनसान इलाकों के विपरीत शहर और उपनगर कहीं अधिक खतरनाक हैं। फायर हैमर दस्ते के 6 सदस्य सावधानीपूर्वक एक संकरे रास्ते से आगे बढ़े। हॉट वेइजिया परिवार के बड़े भाई वे टाई, जो सामने थे, ने अपना हाथ उठाया। उसने गंभीरता से अपने सामने देखा, जहां दूर एक विशाल लोहे का फर वाला सुअर पड़ा हुआ था। सुअर के बगल में 2 मास्टिफ टाइगर राक्षस थे, जिन्होंने अपने सिर नीचे कर रखे थे और मांस के बड़े टुकड़े खा रहे थे। अचानक मास्टिफ टाइगर राक्षस ने अपना सिर उठाया और दूर से फायर हैमर दस्ते को देखा और अधिक सतर्क हो गया। गाओ फैंग ने हल्की आवाज में कहा, हम घूमेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सुनसान राजमार्ग पर लुओ फैंग और अन्य लोग आराम कर रहे थे। वे जब भी चाहे राक्षसों को मार सकते थे। हालांकि शहर में यह अलग है। रास्ते पर सावधानी से चलने के बाद, कम से कम 10 चक्कर लगाने और 8 नियमित सैनिक स्तर के राक्षसों को तुरंत मारने के बाद लुओ फैंग और अन्य अंततः अपने पहले गंतव्य पर पहुंचे। 0201 देश स्तर के शहर में एक छोटा सेक्टर, ब्लू स्काई सेक्टर। ब्लू स्काई सेक्टर फायर हैमर स्क्वाड का पहला लक्ष्य था, क्योंकि वहां 3 आवासीय अपार्टमेंट थे जो 21 मंजिल ऊंचे थे। सभी लोग सावधान रहें, कौन जानता है कि इमारत में से कोई राक्षस बाहर आ सकता है। ज्यादा शोर मत मचाओ। फायर हैमर दस्ते के 6 सदस्य सीढ़ी के साथ चले गए। हाउल, इमारत के भीतर से एक धीमी आवाज वाली चीख निकली, जिसने फायर हैमर दस्ते के 6 सदस्यों को भौहें चढ़ा दी। वे टाई, जो सबसे आगे थे, ने धीमी आवाज में कहा, यह ऊपर होना चाहिए, हर कोई सावधान रहे। सभी के हाथ में हथियार थे और वे हमला करने के लिए तैयार थे। और गर्म हथियारों का इस्तेमाल करने वाले चेंगू को केंद्र में संरक्षित किया जा रहा था। वे एक एक कदम आगे बढ़ते गए। लुओ फैंग ने देखा कि सामने कोने से अचानक 2 मीटर लंबा लान मास्टिफ राक्षस प्रकट हुआ। इसका फर लंबा था और यह एक विशाल सैन्य एसयूवी की तरह दिखती थी। जब लान मास्टिफ राक्षस ने उन्हें देखा तो वह तुरंत चिल्लाया, जिससे उन पर खून की गंध वाली हवा चली। फायर हैमर दस्ता ऊपर जा रहा था और लान मास्टिफ राक्षस ने अपने विशाल शरीर से प्राप्त ऊर्जा से उन पर गोता लगाया। सामने वेई टाई और वेई किंग की चाल लगभग समान थी। एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में कैंची लेकर वे एक ही समय में आगे बढ़े और बमुश्किल शेर मास्टिफ राक्षस के शरीर को चरा सके। जैसे जैसे उनके शरीर एक दूसरे से टकराते गए, कैंची ने घुमावदार रेखाएं खींची जो शेर के अगले पंजों के जोड़ों से होकर गुजरती थी। वेई टाई और वेई किंग भाइयों ने ठीक उसी तकनीक का इस्तेमाल किया। इससे लान मास्टिफ राक्षस के अगले 2 पंजे लड़खड़ा गए और सीढ़ियों पर गिर गए। इस समय भालक झांके, जो वेई टाई और वेई किंग के पीछे था, तुरंत आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने लान मास्टिफ राक्षस के सिर को छेदा, उसके मिश्र धातु वाले भाले के साथ एक धात्विक ध्वनि उत्पन्न हुई। पूछी। भाला तुरंत शेर मास्टिफ राक्षस की आंखों को छेदता हुआ उसके सिर के आर पार हो गया। दहाड़, लान मास्टिफ राक्षस अनजाने में 2 बार आगे बढ़ा और फिर शक्तिहीन होकर गिर गया। वेई क्विंग, वेई टाई और झांके के बीच सहयोग वास्तव में अद्भुत था। पहले 2 ने शेर मास्टिफ के अगले अंगों की देखभाल की ताकि वह अपना संतुलन न खो दे, जिसके तुरंत बाद झांके के भाले से एक वार किया गया। झांके अपने भाले से भयानक रूप से सटीक था, उसने वास्तव में सीधे आंख में छेद कर दिया। सीढ़ी पर चढ़ने की प्रक्रिया में फायर हैमर दस्ते को 3 राक्षसों का सामना करना पड़ा, जिसे काफी भाग्यशाली माना गया। इन 3 राक्षसों में से एक वास्तव में जमीनी स्तर से ऊपर आ गया। उस समय लुओ फैंग और गाओ फैंग टीम में सबसे पीछे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से लुओ फैंग को ही जी स्तर के राक्षस को सफाई से मारना था। सीढ़ी से बाहर निकलने के बाद फायर हैमर दस्ते के 6 सदस्य 21 मंजिला आवासीय अपार्टमेंट की छत पर पहुंचे। सीढ़ी का दरवाजा बंद कर दो, इसे पूरी तरह कसकर बंद कर दो। गाओ फैंग को आदेश दिया, किसी भी राक्षस को यहाँ छत पर भागने से रोकें। लुओ फैंग और झांक के सीढ़ी के स्टील के दरवाजे बंद करने गए और उन्हें दरवाजे को जाम करने के लिए एक स्टील की रॉड मिली। ओह, हम अंततः थोड़ा आराम कर सकते हैं। झांक के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी। वह सीधे छत पर अपने तल पर बैठ गया और कुछ उच्च कार्ब वाला भोजन और पानी निकाला। गाओ फैंग ने कहा, हर कोई अपनी दूरबीन ठीक से लाया है। हालांकि ये वास्तव में छत पर बहुत सुरक्षित था। आवासीय अपार्टमेंट 21 मंजिल ऊंचा था, इसलिए अधिकांश राक्षस वैसे भी बाहर से ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। भले ही एक कमांडर स्तर का राक्षस राक्षसों को ऊपर की ओर वध करने का आदेश देता है, सीढ़ी कितनी चौड़ी है।
खतरा बड़ा नहीं था। फायर हैमर दस्ते के पास पूरी तरह से भागने के लिए पर्याप्त समय है। कमांडर स्तर के राक्षस की खोज शुरू करें। दोस्तों, कुछ राक्षसों को ढूंढना शुरू करने का समय आ गया है। लुओ फैंग ने अपने बैग से अपनी दूरबीन और स्क्रू जैसे कुछ सहायक उपकरण भी निकाले। चूंकि वे भारी नहीं थे इसलिए सभी लोग उन्हें ले आए। वह छत के किनारे बैठ गया और नीचे सड़क की ओर देखने लगा। उसने जहां भी देखा वहां बड़ी संख्या में राक्षस थे। शहर क्षेत्र में कम से कम 10 या 100 गुना अधिक राक्षस हैं। और एक सड़क पर एक नजर से पता चला कि कम से कम सैकड़ों राक्षस आगे चल रहे थे। यहाँ तक कि एक सरदार स्तर के लड़ाकू के पास भी सैकड़ों सामान्य राक्षसों से जीवित बचने की बहुत कम संभावना होती है। कैप्टन, ये सभी सैनिक स्तर के राक्षस हैं। मुझे यहाँ कोई कमांडर स्तर का राक्षस भी नहीं दिख रहा है। कैप्टन सहित पांचों सदस्य अपनी अपनी दूरबीनें थामे हुए थे और छत से नीचे विभिन्न स्थानों पर देख रहे थे। ऊंचे स्थान पर खड़े होने पर ही आप दूर तक देख सकते थे। 21 मंजिला आवासीय अपार्टमेंट की छत पर आप वास्तव में बहुत दूर तक देख सकते हैं और कई राक्षस भी देख सकते हैं। एक स्टील का केस खुला। फायर हैमर दस्ते का एकमात्र सदस्य जो दूरबीन का उपयोग नहीं कर रहा था, चेंगू ने स्टील केस खोला। बड़ी मात्रा में गोला बारूद के अलावा स्टील के डिब्बे में एक और लंबा आयताकार आकार का लकड़ी का डिब्बा था। लकड़ी के डिब्बे में कुछ यांत्रिक हिस्से थे जिन्हें चेंगू ने तेजी से जोड़ा। लगभग 2 मीटर लंबी एक सिल्वर ग्रे भारी स्नाइपर राइफल को इकट्ठा किया गया था। इसका ऑप्टिकल एमर डिवाइस और अन्य चीजें भी पूरी तरह से असेंबल की गई थी। चेंगू ने क्लिप में विशेष गोलियां डाली, कुल मिलाकर 10 गोलियां। कैप्टन, अगर आपको कोई कमांडर स्तर का राक्षस मिले तो मुझे सूचित करें, चेंगू ने कहा। हाँ, आप पहले थोड़ी देर सो सकते हैं और आराम कर सकते हैं। कमांडर स्तर के राक्षस की खोज हम पर छोड़ दें। गाओ फैंग ने सिर हिलाया, साथ ही दूसरों को आदेश दिया, दोस्तों, ध्यान केंद्रित करें और कुछ भी न चूकें। शहर में कमांडर स्तर के राक्षस का शिकार करने का ये सबसे आसान तरीका था। ऊंचे स्थान पर रहने से आप दूर तक देख सकते हैं। ये सड़कों पर कमांडर स्तर के राक्षस की खोज करने की तुलना में 10 से 100 गुना तेज है और अधिक सुरक्षित भी है। लुओ फैंग, झांग के, वेई जिया बंधु और गाओ फैंग, उनमें से पांचों ने अपनी दूरबीनें पकड़ ली और ध्यान से नीचे देखा, जबकि चेंगू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपनी भारी स्नाइपर राइफल पकड़े हुए सो गया। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप निगल लिया तारा C5 कमांडर स्तर का राक्षस खंड 3 अध्याय 5 कमांडर स्तर का राक्षस। जब फायर हैमर दस्ते के 6 सदस्य एक कमांडर स्तर के राक्षस की तलाश कर रहे थे और नीले आकाश क्षेत्र के आवासीय हॉल की छत पर छिपे हुए थे। 0201 देश स्तरीय शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर खंडहर राजमार्ग पर एक 6 सदस्यीय विशिष्ट लड़ाकू समूह 0201 देश स्तरीय शहर की ओर भाग रहा था। उन सभी 6 की युद्ध वर्दी की बाईं छाती की जेब पर बाघ के आकार का पदक था। ये जियांगनान शहर का प्रसिद्ध टाइगर फैंग स्क्वाड था। टाइगर फैंग दस्ते में 6 लोग थे। उनमें से 2 गर्म हथियारों का इस्तेमाल करते थे और अन्य 4 ठंडे हथियारों का इस्तेमाल करते थे। ठंडे हथियारों का इस्तेमाल करने वाले 4 में से 2 सरदार स्तर के लड़ाके थे और अन्य 2 उन्नत योद्धा स्तर के लड़ाके थे। और जिन 2 ने गर्म हथियारों का इस्तेमाल किया वे भी सरदार स्तर के थे। दरअसल, जब तक आपके पास पर्याप्त प्रतिभा, अनुभव और समय है, गर्म हथियारों का उपयोग करके सरदार स्तर तक पहुंचना काफी आसान है, क्योंकि वे अपनी बंदूकों और गोलियों पर भरोसा करते हैं। बूढ़े हान, क्या तुम्हें अभी तक उस बूढ़े आदमी की स्थिति का पता चला है? झांग जीहू ने धीमी आवाज में पूछा। ये झांग जीहू वास्तव में टाइगर फैंग दस्ते के 6 सदस्यों में से एक था और एक उन्नत योद्धा स्तर का लड़ाकू था। शक्ति की दृष्टि से बाघ का दंत दस्ता अत्यंत शक्तिशाली था। सबसे कमजोर सदस्य दोनों उन्नत योद्धा स्तर के लड़ाके थे और ये दोनों सरदार स्तर से बमुश्किल दूर थे। मैंने उस बूढ़े आदमी पर जो सिग्नल फ्लेयर छोड़ा था, उसके अनुसार वह शायद हमसे 40 किलोमीटर दूर है। मेरे अनुसार, मुझे लगता है कि यह 0201 देश स्तरीय शहर में आगे है। उस आदमी ने कहा, जिसके हाथ में एक कंपास जैसा उपकरण था और वह उसे देख रहा था। आखिरकार स्थिति पक्की हो गई। अगर हम इस बार इस बूढ़े आदमी का पता लगा सके तो हम भाई अमीर बन जाएंगे। बाघ दंत दल के लोग हंसे। जब वे पहले राक्षसों का शिकार कर रहे थे तो उन्हें संयोग से भेड़िया प्रकार का राक्षस हंटर मिला। आज राक्षसों के लिए बहुत सारे अलग अलग वर्गीकरण थे। ग्रैंड निर्वाण काल से पहले
समाज में ज्यादातर सुअर, कुत्ते, बिल्लियां, गाय और भेड़ें थीं। इसलिए आज अधिकांश राक्षस सुअर प्रकार, कुत्ते प्रकार, बिल्ली प्रकार, गाय प्रकार, भेड़ प्रकार, सांप प्रकार आदि हैं। लोमड़ी, बंदर, बिच्छू, भेड़िए, बाघ और जगुआर जैसे राक्षस दुर्लभ हैं। भेड़िए, बाघ और जगुआर पहले से ही शक्तिशाली थे, इसलिए उत्परिवर्तन के बाद वे बहुत अधिक भयावह हो गए। बेशक चूंकि बहुत सारे नियमित राक्षस हैं, उनमें से कुछ भयावह अस्तित्व बन जाते हैं। उदाहरण के लिए बिल्ली प्रकार के राक्षसों में से एक पौराणिक अस्तित्व है, 9 लाइव्स दानव बिल्ली। 9 लाइव्स डेमन कैट, कैट टाइप मॉन्स्टर श्रेणी में सबसे भयावह राक्षस है। इसकी 9 पूंछें हैं और इसकी ताकत गिरोह के नेता से भी अधिक है। पूरी पृथ्वी पर इसे रैंकिंग में सबसे डरावने राक्षसों में से एक माना जाता है। अल्पविराम, चूंकि भेड़िया प्रकार के राक्षसों में उच्च प्रजनन क्षमता होती है, इसलिए पिछले दशक में सेनानियों को अक्सर कुछ भेड़िया प्रकार के राक्षसों का सामना करना पड़ सकता है। और हंटर, भेड़िया प्रकार के राक्षस श्रेणी के सबसे भयानक उत्परिवर्तनों में से एक है। उन्हें भेड़ियों का राजा भी कहा जाता है। सिल्वर मून वुल्फ, प्रत्येक सिल्वर मून वुल्फ व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र है और वे अन्य राक्षसों और सेनानियों का शिकार करना पसंद करते हैं। चूंकि वे धूर्त और क्रूर भी थे, इसलिए उन्हें शिकारी का नाम मिला। अब तक सबसे कमजोर ज्ञात सिल्वर मून वुल्फ एक मध्यम कमांडर स्तर का राक्षस है, इसलिए सिल्वर मून वुल्फ का सिर एक भाग्य के बराबर है। हम जिस शिकारी का पीछा कर रहे हैं वह संभवतः उच्च कमांडर स्तर का है, व्यवहारिक रूप से गिरोह के नेता स्तर के करीब है। शुक्र है, जब हम पहले भिड़े थे तो ये शिकारी पहले ही घायल हो चुका था, इसलिए हम इसे एक और भारी घाव देने में सक्षम थे। बाघ के दांत दस्ते के कप्तान, एक गहरे रंग का पतला छोटा आदमी, ने धीमी आवाज में कहा, अब तक हम पहले ही ठीक हो चुके हैं और अपनी ताकत वापस पा चुके हैं। इस बार हमें अपने मौके का फायदा उठाना है और इस शिकारी का शिकार करना है जिसकी ताकत बहुत कम हो गई है। हाँ कप्तान, टाइगर फैंग दस्ते के 6 सदस्य लड़ाई की भावना से भरे हुए थे। एक मृत शिकारी व्यवहारिक रूप से उनकी 1 या 2 साल की आय से अधिक मूल्य का होता है। नीले आकाश क्षेत्र में 21 मंजिला ऊंचे आवासीय हॉल में से एक की छत पर फायर हैमर दस्ते के 5 सदस्यों ने अपनी दूरबीनें नीचे कर रखी थी और ध्यान से देख रहे थे। लुओ फैंग ने अपने बाएं हाथ से अपनी दूरबीन पकड़ रखी थी और अपने दाहिने हाथ से अपनी पानी की बोतल पकड़ रखी थी। उसने थोड़ा सा पानी पिया, दूरबीन नीचे रख दी, पानी की बोतल का ढक्कन कस लिया और उसे अपनी पीठ में डाल लिया। इसके बाद ही वह फिर से अपनी दूरबीन से नीचे की ओर देखने लगा। कप्तान, क्या हम मूर्खतापूर्वक यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं? लुओ फैंग ने पूछा। तुम क्या समझे? गाओ फैंग ने अपनी दूरबीन नीचे रखते हुए हंसते हुए कहा, इस क्षेत्र में 21 मंजिल ऊंचा आवासीय अपार्टमेंट पहले से ही काफी ऊंचा है। छत से हम अपनी दूरबीन से 5 किलोमीटर के दायरे को स्कैन कर सकते हैं। देश स्तर का शहर कितना बड़ा है? बेशक, क्योंकि कुछ इमारतें अवरुद्ध हो रही हैं, हमारी दक्षता उतनी अधिक नहीं है। हालांकि ये दक्षता पहले से ही बहुत अधिक है। हर कोई आराम कर सकता है और राक्षसों को ढूंढ सकता है। ये सबसे अच्छा तरीका है। लुओ फैंग ने सिर हिलाया। कैप्टन, आप लोग यहाँ आकर देखें, झांके अचानक चिल्लाया और उसने एक निश्चित दिशा की ओर इशारा किया। वाह! अन्य 4 वहां भागे, उनमें से प्रत्येक ने अपनी दूरबीन पकड़ रखी थी और नीचे की ओर देख रहे थे। लुओ फैंग ने भी उस दिशा की ओर देखा जिस ओर झांके इशारा कर रहा था, और दूरबीन के माध्यम से उसने देखा कि उत्तर पश्चिम दिशा की कुछ सड़कों पर सींग वाले सुअर और लोहे के फर वाले सुअर दिखाई दे रहे थे। संभवतः कुल मिलाकर कुछ 100 सुअर थे, और उसके देखने के क्षेत्र में सुअरों की संख्या अभी भी बढ़ रही थी। लुओ फैंग की आंखें चमक उठी। एक सड़क पर एक अजीब राक्षस था जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और अधिक सुअर प्रकार के राक्षसों को बुला रहा था। वह पूरी तरह से लाल था और एक टैंक जैसा दिख रहा था। ये खून का प्यासा टैंक है, लुओ फैंग ने सदमे से कहा। सुअर प्रकार के राक्षसों में से उन्हें H2 खून के प्यासे टैंक झुंड में स्थान दिया गया है। इसे रक्तपिपासु टैंक कहा जाता है, लेकिन वे एक सुअर प्रकार के राक्षस भी हैं। उनके पास बड़ी मात्रा में तराजू है और उनकी रक्षा अद्भुत है। एक नज़र में यह एक बख्तरबंद टैंक जैसा दिखता है, और इसकी रक्षा और हमला बिल्कुल भी वास्तविक टैंक से कमतर नहीं है। यह एक खून का प्यासा टैंक है। यार, ये तो बड़ी मुश्किल है। कैप्टन, इसके तराजू के रंग के अनुसार यह एक निम्न कमांडर स्तर के राक्षस के आसपास होना चाहिए, शायद मध्यम कमांडर स्तर के करीब। फायर हैमर दस्ते के कुछ सदस्य बहस करने लगे। हम एक खून के प्यासे टैंक की कीमत काफी अधिक है। कप्तान गाओ फैंग हंसे। भले ही ये केवल एक निम्न कमांडर स्तर का राक्षस है,
इसकी कीमत मध्यम कमांडर स्तर के राक्षसों के बराबर है। यह एक बेहतरीन कैच है। सब लोग खुश हो जाओ। और चेंगू। कप्तान की आवाज के कारण चेंगू ने अंततः अपनी आंखें खोली। चेंगू ने खड़े होते हुए हंसते हुए कहा, दोस्तों, एक कमांडर स्तर का राक्षस मिला। आओ और देखो। गाओ फेंग हंसे। चेंगू तेजी से आगे बढ़ा और दूरबीन से देखा। वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा, अरे, ये खून का प्यासा टैंक है जो सुअर प्रकार के राक्षसों में दूसरे स्थान पर है। इस आदमी का बचाव पागलपन भरा है। मैं जो कवच भेदी गोलियां लाया हूँ, वे संभवतः इसकी शिल्कों को भी भेदने में सक्षम नहीं होंगी। ऐसा लगता है कि अब मेरे कीमती सामानों का उपयोग करने का समय आ गया है। जल्दी करो, गोलियों की कीमत इतनी नहीं है। गाओ फेंग ने राजी किया। चेंगू तेज था। वह तुरंत स्टील केस की ओर बढ़ा, 3 रक्त लाल रंग की गोलियां निकाली और स्नाइपर राइफल में गोलियां बदल दी। चेंगू छत पर लेट गया और अपनी सिल्वर ग्रे भारी स्नाइपर राइफल खड़ी कर दी। बंदूक की नली सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करती थी और चेंगू ने दिशा को समझने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने ऑप्टिकल एमर डिवाइस को कैलिब्रेट करते हुए विस्तृत गणना करना शुरू कर दिया। फायर हैमर दस्ते के अन्य 5 सदस्यों ने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। अचानक पेंग बल से भरी एक गहरी ध्वनि बजी। व्यवहारिक रूप से एक पल में गोली हवा में चली गई और आर पार हो गई। इस मिश्र धातु कवच भेदी गोली की शक्ति न केवल विनाशकारी रूप से अधिक थी, बल्कि इसकी गति ध्वनि की गति से भी 2 गुना अधिक थी। क्योंकि यह ध्वनि की गति से भी तेज था, इसके कारण होने वाला ध्वनि उफान गोली के पीछे होता है, जिसका अर्थ है कि ध्वनि राक्षस तक तब तक नहीं पहुंचेगी जब तक कि उसे गोली न लग जाए। खून का प्यासा टैंक बड़ी संख्या में राक्षसों को नियंत्रित करते हुए सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। कान के पिछले हिस्से और गर्दन के बीच की परतें तुरंत चल गईं। गोली के आर पार जाने से नाटकीय रूप से एक छेद हो गया। खून का प्यासा टैंक दर्द से कराह उठा क्योंकि वह लड़खड़ाने लगा और इधर उधर डोलने लगा। अपना संतुलन वापस पाने के बाद रक्त पिपासु टैंक तुरंत गुस्से और कड़वाहट से बार बार चिल्लाने लगा। एक पल में बड़ी संख्या में सुअर जैसे राक्षस जो फैले हुए थे, तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़े और जिस स्थान पर रक्त पिपासु टैंक मारा गया, वहां से खून बहने लगा। वह बार बार चिल्लाता रहा, लेकिन ये पता नहीं चल सका कि गोली कहां से मारी गई थी। अल्पविराम। छत पर चेंगू ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और ऑप्टिकल एमर डिवाइस को अपनी आंख से दूर कर दिया और आत्मविश्वास से कहा, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, मैंने इसके महत्वपूर्ण स्थान पर निशाना साधा। ये खून का प्यासा सुअर तुरंत नहीं मरा क्योंकि इसकी जीवन शक्ति प्रबल है, लेकिन यह निश्चित रूप से 5 मिनट के भीतर गिर जाएगा। लंबी दूरी की स्नाइपिंग में पहला शॉट सबसे प्रभावी शॉट होता है क्योंकि कमांडर स्तर का राक्षस इसके लिए तैयार नहीं होता है। हालांकि यदि पहली गोली किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर लगने में विफल रहती है, तो परेशानी होगी। और एक कमांडर स्तर के राक्षस के पास अत्यधिक उच्च सुरक्षा होती है, इसलिए यह बहुत अच्छा है अगर एक गोली उसके कवच को भेद सके। उसके कारण गोलियां आमतौर पर उच्च भेदन शक्ति वाली कवच भेदी गोलियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, न कि कुछ विनाशकारी विस्फोट वाली गोलियों पर। यदि आप कवच तक नहीं पहुंच सकते, तो विनाशकारी होने का क्या मतलब है? अच्छी शूटिंग, झांकी ने अंगूठा ऊपर करते हुए हंसते हुए कहा। रक्तपिपासु टैंक की खोपड़ी अत्यंत कठोर होती है, यहाँ तक कि अगर आप तराजू के माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो रक्तपिपासु टैंक ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। गाओ फेंग हंसे, चेंगू, ये बंदूक शानदार है। यदि चेंगू विफल हो गया, तो उन्हें रक्त पिपासु टैंक की रक्षा करने वाले सभी राक्षसों को मारना होगा, जो बहुत मुश्किल है। मेरी इतनी तारीफ मत करो। चेंगू हंसे, अब तुम लोगों को उस खून के प्यासे टैंक की लाश को बाहर निकालने का कोई तरीका सोचना होगा। इसके चारों ओर सैकड़ों राक्षस हैं, और अगर हम बहुत धीमे रहे, तो कोई दूसरा लड़ाकू दस्ता हमारा सामान चुरा सकता है। चिंता मत करो, इस देश स्तरीय शहर में संभवतः अधिकतम 2 या 3 लड़ाकू दस्ते हैं। गाओ फेंग ने हंसते हुए कहा, ठीक है दोस्तों, चलो साफ सफाई करें और चलें, लाश को वहां ले जाने के लिए। यदि आपको कोई त्रुटि, टूटी हुई कड़ियां, गैर मानक सामग्री आदि मिलती है, तो कृपया हमें बताएं। लेस देन रिपोर्ट अध्याय ग्रेटर देन, ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। रिपोर्ट अध्याय संपर्क टॉस साइट मैप।